MP3 नाम से कौन ज्वाइन किए हुए हैं? नाम बदलिए, मैं तुरंत हटा दूंगा। MP3 नाम से किसका है? स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट में आज हम लोग को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सीखना है, ठीक है। पहले हम लोग वन डायमेंशनल यूनिट को सीखते हैं। वन डायमेंशनल यूनिट कैसे होते हैं, स्टार्ट किया जाए। वन डायमेंशनल, if at all exists, one dimensional unit cell, if at all exists, it looks like इस तरह होता है। इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें सारा प्रॉपर्टी आपको मौजूद है। अगर इसका एटम का एटॉमिक रेडियस r है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या कह रखा है इसको सॉलिड स्टेट में, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं r प्लस r, a इज इक्वल टू 2r होगा। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, इसका नियरेस्ट नेबर्स कौन है?
एक ये है और एक ये, इसलिए कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 2। इसमें टचिंग कंडीशन में है, एटम्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टचिंग कंडीशन में है, इससे ज्यादा क्लोजर इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को नहीं लाया जा सकता है, इससे ज्यादा क्लोजर इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को नहीं लाया जा सकता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, और इसीलिए ये स्टेबल अरेंजमेंट माना गया। क्या माना गया ये? आपको स्टेबल अरेंजमेंट माना गया। क्या माना गया आपको? स्टेबल अरेंजमेंट ये आपको माना गया। चलिए इसका इतना ही सीखना है। इसमें आपको इतना ही सीखना है, 1 डायमेंशनल। नोट किया जाए। अब हम लोग सीखते हैं 2 डायमेंशनल। नोट कर लिए आप लोग? चलिए आगे बताइए। टू डायमेंशनल क्लोज पैटर्न, इसमें सबसे पहला केस आता है आपको स्क्वायर क्लोज पैटर्न। क्या आता है आपको? स्क्वायर क्लोज पैटर्न। इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, इसमें यूनिट सेल दिखाने की कोशिश करें। तो ये हमारा यूनिट सेल हो सकता है। ये हमारा यूनिट सेल हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाने की कोशिश करें तो कोई एक एटम फोकस कर लीजिए और इसका सबसे नजदीक वाले को टारगेट कर लीजिए, है ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? एक एटम 1 2 3 4 4 लोगों से सराउंडेड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। टाइप्स ऑफ लेयर्स, ठीक है, एक नया चीज आपको कल नहीं सिखाया गया था, आज हम लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ लेयर। देखिए अगर पहले लेयर के एटम का सेंटर के इमीडिएटली ऊपर दूसरे लेयर का भी न्यूक्लियस आ जाए तो इसका नाम ए है, इसका नाम ही ए होगा। ध्यान से सीखिएगा। पहला लेयर को देख लीजिए,
इसको अपने आप ए कहने का रिवाज है। अब अगर आपको अगले लेयर का सेंटर न्यूक्लियस इसी के जस्ट ऊपर सामने अगर, तो इसको भी ए कहा जाता है। और अगर नहीं है, इसके ऊपर नहीं है, थोड़ा इधर उधर है, तो उसको या तो बी कहिएगा या तो सी कहिएगा, लेकिन इस केस में इसी के ऊपर, इसलिए इसको ए कहा जाता है। और फिर से इसी के ऊपर इसका भी न्यूक्लियस है, इसलिए इसको भी ए कहा जाता है। इसीलिए कई बार लिखा हुआ रहता है ए टाइप स्ट्रक्चर। कई जगह एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है, हाँ इस तरह से लिखा हुआ आपको रहता है ए टाइप। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जहां पर इसका न्यूक्लियस है एग्जैक्टली ऊपर दूसरे का भी लेयर का भी न्यूक्लियस होना चाहिए, और एग्जैक्टली ऊपर तीसरे का भी होना चाहिए। अगर ये इधर उधर गया तो उसका नाम ए नहीं होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, हम कुछ भी कहेंगे लेकिन ए नहीं कहेंगे उसको। और भी केसेस आएंगे, ये सबको समझ में आ गया। अब इस यूनिट सेल को हम थोड़ा देखते हैं। यूनिट सेल का एज लेंथ तो ए होता है, एक रेडियस और दो रेडियस, ए बराबर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा आपको 2r हो जाएगा। यह z कितना होगा? z is called effective number of atom। तो आप एक चीज देखिए, ये 90 डिग्री किसी भी स्फीयर को, मतलब किसी भी एटम को या सर्किट ऐसे अगर डिवाइड करिए कि 90 हो सारे, तो 1/4 ये भी होता है, 1/4 ये भी होता है, 1/4 ये भी होता है, और 1/4 ये भी। तो ये जो पार्ट है ये 1/4, और यही 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, और 1/4 यहाँ। 4 है 1/4, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जेड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन आता है पैकिंग फ्रैक्शन एंड एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन 2 डायमेंशनल का केस है, तो 2 डायमेंशनल में वॉल्यूम तो होता नहीं है, 2 डायमेंशनल में तो एरिया होता है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया यूटिलाइज्ड बाय एरिया ऑफ एरिया यूटिलाइज्ड बाय एरिया ऑफ यूनिट्स। एरिया कितना यूटिलाइज की, देख लीजिए कितना यूटिलाइज की 1/4 1/4 1/4 1/4 है ना। चार ऐसे ऐसे टुकड़े और सभी का 1/4 पाई स्क्वायर एरिया यूज कर रहे हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर पूरा होता है, उसका 1/4, तो पाई आर स्क्वायर 4, ठीक है। ऐसा ऐसा 4 बार, तो मल्टीप्लाई कर दी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा आपको, स्क्वायर है तो a इंटू ए, यानी कि 8 स्क्वायर। भाई पुट किया है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई एरिया, a इज इक्वल टू 2r, यानी 2r का होल स्क्वायर कर दिया। कितना आ जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, यानी कि पाई बाई 4, पाई बाई 4। अगर इसको परसेंटेज में निकालने जाए, अगर इसको आप किस में निकालने जाए, परसेंटेज में निकालने जाए, तो
3.1416 divided by 4, it is 0.78%. 0.78 of 78। यहां से तो जवाब नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सब कुछ निकालते हैं। निकाले तो निकाल तो दिया भाई तुम फ्रैक्शन। आपको पूछना क्या, कहना क्या, ये कंप्लीट हो गया, इसमें इतना ही आपको पढ़ना। हो गया, कोई कंफ्यूजन हो कहीं पर, किसी को कुछ पूछने का लग रहा हो? स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में इतना ही पढ़ना, और ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कंपटीशन में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में आ रहा है, आते रहे। ठीक है, सिलेबस में कंपटीशन में है। ए टाइप को क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ क्रिस्टल्स करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कहा जाता है। मतलब इसमें मेनली खाली ये देखा जाता है कि लेयरिंग कैसे हुआ, लेयरिंग पार्टिकल्स का कैसा हुआ, ये खाली इसमें बोला जाता है। ठीक है, स्विचिंग। ठीक है, निखिल। और कुछ पूछना? और हम लोग को सीखना है इसी में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको मिटाएं।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है कि इस तरह से बनता है। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि इनका न्यूक्लियस के इमीडिएटली ऊपर, इनका न्यूक्लियस नहीं, इन दोनों के कहीं बीच में, ना कि इसके ऊपर। और ऐसा सभी जगह आपको मिलेगा। तो इसको हम लोग ए कहते हैं। और जब अगला लेयर का उसी के ऊपर ना हो तो उसको बी कहा जाता है। फिर तीसरा लेयर में जाएंगे तो तीसरा लेयर में फिर से इसी के सामने आ जाए तो इसको फिर से ए लिखा जाता है। तीसरा लेयर में फिर से उसी के सामने आ गए तो ए लिखा जाता है। और चौथा लेयर में किसके सामने आ जाए चौथा लेयर बी कहलाएगा। ठीक है, तो इसको ए बी ए टाइप नहीं कहा जाता, इसको ए बी टाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ए बी टाइप कहा जाता है। या तो ए बी कहिए, ए बी का मतलब हो गया कि ए के बाद बी और फिर ए फिर बी, और नहीं तो सिंपली ए बी कहिए तो भी करेक्ट है। तो ए बी टाइप भी कह सकते हो या ए बी टाइप कह सकते हो, अधूरा नहीं कहिए। ए बी ए कहने का मतलब है कि अगला लेयर भी ए आ जाएगा। देखिए ए बी ए कहने का मतलब है कि रिपीटेशन करेगा तो फिर से ए आ जाएगा। तो क्या दो ए आमने सामने है क्या? नहीं, इसलिए ऐसा कभी मत कहिएगा। सृष्टि समझ गए? अरे बेटा इसके ऊपर जगह नहीं है इसलिए लेयर नहीं दिखाया है। क्या क्वेश्चन पूछ देते हैं शाकिब? इसके ऊपर जगह नहीं है इसलिए हम नहीं खींचे हैं, समझे? आया शाकिब? इसलिए ए बी टाइप इसको करेंगे या सिंपली ए बी टाइप कर दीजिए तभी आपको काम चलेगा। ठीक है, ए बी कर दीजिए या ए बी टाइप करिए, आपको काम हो जाएगा। अभी भी दिक्कत है किसी को? अब रहा इसका इरेक्शन। यहां पर आप देखिए इस तरह से है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा तो आप तुरंत लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ एक एटम इमीडिएटली 6 एटम से सराउंडेड है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कल मैं एक समझा। अब रहा टाइप्स आप सीख लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आप सीख लिए, जेड सीख लिए क्या होगा इसमें से? जेड क्या होगा? तो ये एटम कंप्लीटली अंडरलाइन करता है तो इसलिए 1 into 1। और ये हेक्सागन में एंगल कितना होता है बेटा? 120 डिग्री होता है और पूरा कितना होता है? 360 होता है। ये तीनों बराबर होते हैं 120 120 एंड 120। तो इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ कितना है? 1/3। ये कितना हुआ? 1/3। ये कितना हुआ? 1/3। और ये कितना हुआ? 1/3। सारे के सारे आपको 1/3 और ये 1/3 करके 1 2 3 4 5 6 होगा। तो 6 into 1/3 सोलो करिए कितना आ जाएगा? 1 into 1
और ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3। इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स इसके अंदर में कितना है आपका 3। अब आते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए इसका एरिया मैंने एटम इसके अंदर में कितना जगह यूटिलाइज किया, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग फिर से एरिया यूटिलाइज्ड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। area utilized by area of units, ठीक है। एरिया यूटिलाइज्ड कितना होगा? तो इन एटम का जो इफेक्टिवली जो इसके अंदर में है ये एरिया आप यूटिलाइज किए, ठीक है। इसीलिए यहां लिखेंगे 3 into pi r square, 3 into pi r square divided by area of unit cell। यहां पर भी a बराबर 2r हो जाएगा, एक r दूसरा 2r, r r 2r होगा कि नहीं होगा? तो ये a है, ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी। तो इसका कितना हो जाएगा एरिया? 8 का एरिया निकाल के और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 into √3/4 into साइड स्क्वायर। ये आप पढ़े होंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 into साइड स्क्वायर, पढ़े हैं। इनके वैल्यू फॉर्म 3 उससे कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2π/√3 into r square by a is equal to 2r। कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r square से r square कैंसिल, π/2 कितना आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। पाई में कितना आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं? 3.14 डिवाइडेड बाय 1.732 डिवाइडेड बाय 2, 90.6। ये पैकिंग फ्रैक्शन इफिशिएंसी करिएगा तो 90.7%, इफिशिएंसी निकालिएगा तो 90.7%। बस 2 डायमेंशनल में आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम उठाते हैं 3 डायमेंशनल। मेरे तरफ से सिग्नल क्लियर है बेटा, आप अपना सिग्नल देख लीजिए। मेरे तरफ से सिग्नल व्हाइट है, एरिया यूटिलाइज होता है। इस डब्बे के अंदर में ये जो लड्डू रखे गए, ये लड्डू असल में इसका कितना स्पेस यूज किया, तो 2 डायमेंशनली सोचना है। तो इसका एरिया प्लस ऐसे 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 का 6 बार एरिया, तो वो तो ऑलरेडी निकाले हुए। एक एरिया ये आ जाएगा और इनका इफेक्टिवली 2 एरिया आएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। गौतम कुमार,
छवि, ये 2 डायमेंशनल है और 2 डायमेंशनल आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग लेते हैं 3 डायमेंशनल। ए बी ए नीलू, देखिए पहला लेयर का एटम देखिए और अगला लेयर का एटम देखिए, पहला कहीं भी रहेगा एटम, ए ही उसका नाम होता है। उसके ऊपर जो एटम रखे गए हैं, क्या इसका सेंटर इसके इमीडिएटली ऊपर है क्या? नो। तो जब इमीडिएटली ऊपर नहीं तो उसका डिफरेंट नाम देना है, इसीलिए उसको बी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? बी कहा जाता है। फिर अगला लेयर लीजिए, अब अगला लेयर का सेंटर पहले वाले से मैच करता है तो ए कहा जाएगा और दूसरे वाले के सामने रहेगा तो बी कहा जाएगा। तो इसका सेंटर किससे मैच कर रहा है? ए से, इसका नाम भी ए होगा। और अगला लेयर का इससे मैच करता है, इसलिए उसका नाम बी हो जाता है। नीलू, जिससे मैच करता है नाम उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। 2 डायमेंशनल आपका खत्म हो गया। अब आइए 3 डायमेंशनल पर। हो गया? नोट कर लीजिए तो बता दीजिए मुझे। हो गया सबको? चलिए अब आइए 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में 4 केसेस आपको पढ़ना है। आप लोग को मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा कि संडे को आपका एक क्विज होगा। उस क्विज में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। मैं बहुत मेहनत करके क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस बार टाइम लाइनिंग वगैरह कुछ नहीं रहेगा। आप लोग भी रिवीजन वगैरह प्रॉपर करिए और क्विज को आप लिखिए। बढ़िया है। अब आइए 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल पैकिंग, इसमें 3 केस होता है। एक सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट कैसे होता है? ठीक है, इसको समझने के लिए आप बुक उठा लीजिए एनसीईआरटी और डायग्राम नंबर फिगर नंबर 1.15 में आ जाएगी। इस फिगर को आप इमेजिन करें। सब लोग अपने अपने किताब में देखिए, पूरा जीओसी आपको आएगा, पूरा जीओसी आपको आएगा क्विज में। आस्था 15 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मिनट के, 30 मिनट आपको दिए थे।
तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में आप लोग देखिए कि टू है, सॉरी नीचे वाला जो लेयर है उसको देखिए, या सबसे पहले ऊपर वाले लेयर को ही समझिए, एकदम ऊपर वाले लेयर हॉरिजॉन्टल लेयर, ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल लेयर को आप पहले देखिए क्या है। ऊपर से देखिए स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए बढ़िया से, अगर सामने से भी आप देखिए, सामने से एकदम फ्रंट व्यू देखिए, सामने से एकदम देखिए, यहां से देखिए आप इस ऐसे, तो आपको लगेगा कि सारे एटम्स स्क्वायर तरीके से अरेंज किए गए। तो पहला लेयर जो आपकी तरफ है ना, वो स्क्वायर है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, 2 डायमेंशनल। उसके पीछे वाला भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और आमने सामने है एकदम एटम, और उसके पीछे वाला भी ऐसा ही है, और उसके पीछे वाला भी ऐसा ही है। अगर इसको नीचे से दिखना शुरू करें, तो नीचे वाला लेयर, जो सबसे नीचे वाला लेयर डायग्राम में दिया गया है, वो एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, और उसके ऊपर वाला जो लेयर लिया गया है वो भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। लेकिन पहले लेयर का न्यूक्लियस और दूसरे लेयर का न्यूक्लियस एकदम एक दूसरे के ऊपर नीचे, एकदम एक दूसरे का ऊपर नीचे है कि नहीं। और इसी तरह से तीसरे लेयर का भी, और इसी तरह से चौथे लेयर का। तो इसको हम कैसे इमेजिन करें? हम इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे नीचे रखा गया एक स्क्वायर क्लोज पैक है, सबसे नीचे रखा गया एक स्क्वायर क्लोज पैक है, और हूबहू उसी के जैसा एक और लेयर पहले के ऊपर दूसरा लेयर रख दिया गया, जिसका सेंटर एक दूसरे के एकदम ऊपर नीचे है। अब तीसरा लेयर को भी हूबहू रख दिया गया है, और उसका भी सेंटर इन्हीं दोनों के पहले और दूसरे लेयर के एग्जैक्टली ऊपर है। और चौथा लेयर भी इसी तरह से रख दिया गया है, और उसका लेयर भी, उसका सेंटर भी पहला, दूसरा और तीसरा के एग्जैक्टली वर्टिकली लाई कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है ए टाइप अरेंजमेंट। क्या कहा जाता है इसको? ए टाइप अरेंजमेंट। डायग्राम तो मैं नहीं बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, ये वाला डायग्राम नहीं बनाऊंगा। ए अरेंजमेंट, ए अरेंजमेंट देख लिए। अब इसी में एक क्यूब बना दिया गया है। क्यूब थोड़ा इमेजिन करना तो दिक्कत है, लेकिन गौर से देखो तो क्यूब 8 एटम के कॉर्नर पर गया हुआ है। इसको और क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं आपको ले जाता हूं फिगर नंबर 1.22 में चले जाइए। फिगर नंबर 1.22 में चले जाइए। फिगर नंबर 1.22 में चले जाइए। चले गए? उसमें देखिए 8 कॉर्नर्स है जिनका नाम दिया गया है ए, बी, सी, ये वाला डायग्राम, जिनका नाम दिया गया है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। 8 कॉर्नर्स है, इनका नाम इस तरह से दिया गया है। इनको मैं डायग्राम बना दूं जो हमें अभी काम आए।
इनके एटम्स ठीक है, ये इनके एटम्स है। ठीक है, अब इनका एक एक काम हम करते हैं। पिछला डायग्राम तो हम लोग देख रहे थे, वो मेरे बुक में पेज नंबर 20 में। ठीक है, अब अगर इनको हम देखें तो एग्जैक्टली ये ऐसे होते नहीं, तो एग्जैक्टली कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एटम और ये एटम एक दूसरे को टच करता है, ये एटम इसको टच करता है और ये एटम इसको टच करता है, तो सामने से जब बनाइएगा तो कुछ ऐसे बनेगा। इस तरह से ये होता है। आप इस फेस को देखिए, इस फेस को देखिए, इस क्यूब के किसी भी फेस को देखिए, इसी तरह का अरेंजमेंट होता है, जिसमें आपको यहां से लेकर यहां तक ए होता है, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, क्यूब का एज लेंथ होता है, और ये आर एंड आर यानी कि ए बराबर 2r के बराबर होता है। ए इज टू 2r के बराबर होता है। ए इज टू 2r के बराबर होता है। ये समझ में आ गया आपको? ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। ठीक है, अब आइए एक एक काम करते हैं। अरेंजमेंट हम लोग देख लिए। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा समझिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने के लिए आप यहां पर आ जाइए, इमेजिन करने के लिए फिगर नंबर 10 में फिगर नंबर 1.8 में आ जाइए। सब लोग नोट कराइए, फिगर नंबर 1.8 में आ जाइए। आगे अब इस फिगर में देखिए, जो आसमानी कलर का जो एटम रखा गया है, जो आसमानी कलर का जो एटम रखा गया है, वो देखिए पेज नंबर 10। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम लोग पूछते, पेज नंबर भी नहीं उलट के देख सकते हो। अरे नर्सरी और क्लास 2 का बच्चा थोड़ा ही हो तुम, पीछे पढ़ा चुके हैं तो पीछे पेज पलट के नहीं जा सकते। हाँ, तो ये जो सेंटर पर जो आसमानी कलर का जो एटम रखा गया है, वो देखकर बताइए तो कितने यूनिट सेल में एक बड़ा क्यूब लिया गया, इस बड़े क्यूब को 8 इक्वल क्यूब्स में डिवाइड किया गया, और ये स्मॉलर क्यूब जो है हमारा 1 यूनिट सेल है, और ऐसे ऐसे 8 यूनिट सेल। लेकिन इस बड़े वाले क्यूब के सेंटर पर जो रखा गया एटम, उस एटम का 1/8 कंट्रीब्यूशन
1/8 पार्ट हर स्मॉलर क्यूब में कंट्रीब्यूटेड है। देख लीजिए ऐसा है कि नहीं। इस बड़े क्यूब के सेंटर पर रखा गया एटम इन स्मॉलर 8 क्यूब्स के बीच में सब मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। यानी कि एक अकेला एटम कितने लोगों के बीच में बटा हुआ है? 8 यूनिट सेल के बीच में बटा हुआ है। ठीक है, तो इससे कोई कंफ्यूजन में मत चले जाना, इससे कोई लोग कंफ्यूजन में नहीं चले जाना। अब हमें ये सोचना है कि इसका नियरेस्ट नेबर्स कौन है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं, यही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं, यही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इस एटम को देखिए, इस एटम को लेकर के टॉप पर चले जाइए। ये एटम जहां पर रखा हुआ है उसके एकदम ऊपर में देखिए, वहां पर भी एक एटम होगा। या अगर आप उस डायग्राम में नहीं देख सकते हैं तो आप इस डायग्राम में आ जाइए। नहीं, उसी से बढ़िया समझ में आया। मैं इस डायग्राम को थोड़ा बनाता हूं बड़ा वाला, ठीक है, तो समझना आपको ज्यादा आसान है। मैं भी एक डायग्राम बनाता हूं बड़ा वाला। ठीक है, अब इसको हम लोग 8 क्यूब्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने में करते हैं हम लोग? 8 क्यूब्स में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। इसको 8 क्यूब्स में डिवाइड कर, ठीक है। बन गया। अब इसके अलावा कुछ लाइंस आपको और ड्रॉ करनी, ड्रॉ करेंगे तो और कंफ्यूजन होने लगेगा। अभी मैं समझता हूं डायग्राम ज्यादा क्लियर, ठीक है, अभी हमारा डायग्राम ज्यादा क्लियर। क्यूब्स बनाइए, 8 क्यूब्स। तो यहां से आप इसको मिला दीजिए, यहां से आप इसको मिला दीजिए, और यहां से आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, यहां ये आपका ध्यान दीजिएगा,
ये आपका बॉडी सेंटर पर रखा गया एटम, जो क्यूब के सेंटर पर रखा गया एटम। कहाँ रखा गया है? क्यूब के सेंटर पर रखा गया एटम। ठीक है। अब एक काम कर, इसका नियरेस्ट नेबर्स कौन कौन सा है? एक जो यहाँ पर, एक जो यहाँ हो, ये देखिए यहां से यहां और यहां से यहां, इसी तरह से नीचे चले जाइए और इसी तरह से ऊपर चले जाइए, इसी तरह से आगे चले जाइए और इसी तरह से पीछे चले जाइए। यही इसके सबसे नजदीक वाले एटम्स हैं और ये टचिंग कंडीशन है। इससे ये टचिंग कंडीशन होगा, इससे ये टचिंग कंडीशन, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा और इससे ये। ये एटम ये और ये एटम ये, ठीक है, और ये एटम ये, एक यहां और एक पीछे, ध्यान दीजिएगा, एक यहां, एक पीछे, एक पीछे, एक आगे, एक पीछे, ठीक है, एक ऊपर, एक नीचे, एक नीचे। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। हाँ, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, तुरंत आप लोग तो ऐसा तुरंत बना लेते हैं, बना लीजिए। नोट कर लिए? नोट करके मुझे बता दिया करिए। तो दो चीज सीख गए, एक टाइप, टाइप और दूसरा सीख गए हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा हम लोग सीख गए कि सिंपल क्यूबिक में टचिंग कंडीशन इज अलाउड, टचिंग कंडीशन इज अलाउड दी एजेस एंड देयरफॉर A is equal to A's length is equal to 2 times radius. A is equal to 2 times radius. A is equal to 2 times radius. और इस चीज को एनसीईआरटी में भी एक बड़े अच्छे डायग्राम से दिखाया गया है, फिगर नंबर 1.2 में। A बराबर 2 कैसे आता है, पढ़ेंगे। अब हम लोग को सीखना है इसको कैलकुलेशन के बारे में। जेड कितना होगा, मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं।
जेड कितना होगा, ठीक है देखा जाए जेड कितना होगा ये देखा जाए। जेड कितना होगा, तो आप एक चीज देखिए, पिछला डायग्राम से ही मैं बता चुका हूं कि जो एटम जो बीच वाला होता है, क्यूब के सेंटर पर वाला जो एटम होता है वो 8 यूनिट सेल से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 8 यूनिट सेल्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट द कॉर्नर ऑफ द सिंपल क्यूब इज ओनली 1/8। तो हम लोग z लिख सकते हैं 8, ऐसे ऐसे 8 एटम्स हैं और सभी का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 8 into 1/8 कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब आइए एक और चीज, पैकिंग फ्रैक्शन। अब एक और चीज पर आ गई, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, क्या बोल रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए जेड एक बार और देखिए, ये 8 एटम्स हैं, हर एटम का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल पे 1/8 है, तो सभी के कंट्रीब्यूशन को इसके अंदर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, और सभी का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 into 1/8 रीचा 8 into 1/8, ठीक है। अब पैकिंग फ्रैक्शन, अब तो 3 डायमेंशनल है बेटा, 3 डायमेंशनल में तो वॉल्यूम का खेल होता है, तो लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लिखेंगे क्या, वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया गया और वॉल्यूम जो अवेलेबल था, ये रेशियो को निकाल देंगे तो हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम पैकिंग फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम इसके अंदर में कितना ऑक्यूपाइड है, तो इफेक्टिवली तो इसके अंदर में एक ही एटम का रखे हो, तो इफेक्टिवली इसके अंदर में एक ही एटम का ना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, तो हम लिखेंगे 1 into 4/3 pi r3, 1 into 4/3 pi r3, 3 pi r3 divided by volume of unit cell, that is a सॉल्व किया जाए। आप a बराबर 2r यहां से जान रहे हैं, रख दीजिए 4/3 pi r3 by 2r कॉमन क्यूब, सॉल्व करिए r क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 4 8 में 2 नीचे बचेगा, यानी कि pi/6 आता है। कितना आता है आपको 5/6 आपको आता है, कितना आ जाएगा आपको 5/6 आपको आ जाएगा। 5/6 को जब आप सोल्व करते हैं तो ये आपको आता है 0.52, कितना आता है आपको 0.52 आता है, कितना आता है आपको 0.52 आता है, ठीक है 0.52 आता है। ठीक है, और 52% मतलब ऐसे यूनिट सेल के अंदर में जो भी स्पेस अवेलेबल होते हैं केवल हम उसका 52% यूज करते हैं, जितना हम लोग केवल यूज करते हैं उसका केवल 52% ही हम लोग यूज करते हैं, रिमेनिंग 48% आपका अनयूज्ड होता है, खाली स्पेस होता है।
अनयूज्ड होता है, खाली स्पेस होता है। इसके अलावा एक और चीज हमें यहाँ सीखना होता है, और वो है डेंसिटी। लास्ट, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? डेंसिटी तो हमेशा एक ही होता है, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास क्या हो जाएगा इसका? मास इसका हो जाएगा Z, नंबर ऑफ एटम इफेक्टिवली इसमें कितने हैं, है ना, इनटू एक एटम का मास है। होगा कि नहीं होगा? बताइए, इसके अंदर में इफेक्टिवली कितने एटम है? वो होता है Z, और हर एटम का मास कितना होता है? वो होता है एटॉमिक मास। होता है कि नहीं होता है? होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम एज लेंथ का क्यूब होता है, एज लेंथ का क्यूब होता है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, Z इंटू एटॉमिक मास को लिखा जा सकता है ग्राम एटॉमिक मास, है ना, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। पढ़े नंबर डेफिनेशन में, एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, लेकिन एक मोल एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास में मतलब एक मोल एटम के मास में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक एटम का मास आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक, कितना आ जाएगा? Z into ग्राम एटॉमिक मास बाय Na into A होगा कि नहीं होगा? तो अगर किसी एलिमेंट का, अगर किसी एलिमेंट का ये कर दिया जाए कि उसका अरेंजमेंट सिंपल क्यूबिक में है, तो Z का वैल्यू हम 1 रखेंगे। जब हमें ये पता चल जाए कि वो सिंपल क्यूबिक में है, तभी हम केवल उसका Z का वैल्यू 1 कर सकते हैं। जब हमें ये पता चल जाए कि वो सिंपल क्यूबिक में है, तभी उसके Z का वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, इनटू ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू एज लेंथ का होल क्यूब। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास कितना होगा? तो इस यूनिट सेल का मास क्या होगा? तो एटम का जो उसके अंदर में रहेगा उसी का मास होगा, उस यूनिट सेल का मास। तो यहाँ कितने एटम है भाई? तो उसके अंदर तो जेड नंबर ऑफ एटम होते हैं। यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? जेड नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। कल ही इतना बात आप अच्छी की है। तो जेड इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स व्हिच lie within a unit cell. तो Z is the number of atoms और एटॉमिक मास होता है हर एटम का मास। तो टोटल मास यूनिट सेल का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास। ये हो गया मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो यूनिट सेल का एक ही होता है, एज लेंथ का होल क्यूब। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? एज लेंथ का होल क्यूब होता है वॉल्यूम। तो ये रखिए। अब एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? तो ग्राम एटॉमिक मास बाय एवोगाड्रो नंबर। सॉल्व कर देंगे हम इसका सवाल। इस तरीके से हम लोग देखें, सिंपल क्यूबिक का सारा चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग को बचा हुआ है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। देखिए नेक्स्ट क्लास में चलेगा। एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक या सीसीपी बचा हुआ है, और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बचा हुआ है। फिर हम लोग वॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट का जो मेन चीज है वो अभी चल रहा है, और मान के चलिए हम लोग लगभग 45% सिलेबस कवर कर चुके हैं। आपको कुछ पूछना है इसमें, नोट करिए, मुझे इसमें और कुछ नहीं बताना।
कुछ पूछना और इसमें नहीं, असाइनमेंट डिस्कशन करते हैं। चलिए निकालिए असाइनमेंट। कल हम लोग इसके और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 71। ये तो कल मैं किसी को बता चुका हूं, शुभम को मैं बताया था, लगता है क्वेश्चन कि पीछे भी ऐसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं कल बता चुका हूँ शुभम को या किसी को। 71 के बाद वो पीछे रहता, इसीलिए हो गया। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 तो ये हो ही गया है। 71 के बाद 73 आर्या, राइट बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। मैं समझता हूँ डायग्राम बिना बनाए हुए भी इसको समझा जा सकता है। देखो बेटा, भूल जाते हो आप लोग बार बार। पीयूष आप भी देखते जाओ। ये जो पी है अमाइडीन है, गड़बड़ियां देखिए। ग्वानिडीन का छोटा भाई अमाइडीन, लेकिन ये भी तो अच्छा ही बेसिक होगा। तो पी क्यू आर एस में सबसे अच्छा बेस यही होगा। सबसे बुरा स्थिति किसका है? एस का है, जहां नाइट्रोजन का लोन पर ऑक्सीजन से रेत में चला जाएगा। तो पी सबसे अच्छा और एस सबसे खराब। अब आ गए क्यू एंड आर। पी सबसे अच्छा एंड एस सबसे खराब। पी सबसे अच्छा एंड एस सबसे खराब। इसके बाद क्यू एंड आर में आ जाइए। 2130 और 2310 दोनों में 2 डिग्री अमीन अच्छा बेस होता है, इसलिए आर अच्छा बेस होगा क्यू से। आर्या एंड पीयूष हो गया। अगला क्वेश्चन बोलिए 73 के बाद। फाइंड आउट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो बेटा, 75 के सी आर में, आर में क्रॉस कंजुगेशन होगा तो सही बात, लेकिन ये क्रॉस कंजुगेशन नाइट्रोजन के लोन पेयर को खर्च कर देंगे ना, इसलिए नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ काफी कम हो जाएगा। अच्छा, एसिडिटी आपसे पूछा गया बेटा, बेसिसिटी आपसे पूछा ही नहीं गया, एसिडिटी पूछा गया। एसिडिटी निकालने का मतलब है कि इन सभी से एक H प्लस आपको पहले निकालने होंगे, तब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे चेक करना है।
वो सबसे अच्छा एसिड होगा, वो सबसे अच्छा एसिड होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा रेजोनेंस है। सबसे ज्यादा अच्छा रेजोनेंस कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। सबसे अच्छा एसिडिक आर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ जा रहा है रेजोनेंस ऑक्सीजन के साथ, इसलिए क्यू होगा। यहाँ रेजोनेंस जा रहा है कार्बन के साथ, इसीलिए पी होगा। सबसे खराब एसिड आपको देखिए, तो ऐसा है कुछ चॉइस वन। क्वेश्चन नंबर 75। हो गया 75 के बाद 78 पूछा गया। ठीक है 78 के प्रेजेंट 78 में कहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड। सबसे अच्छा बेस कौन होगा, जो लोन पेयर को सबसे ज्यादा देने की टेंडेंसी रखेगा। सबसे अच्छा बेस कौन होगा, जो लोन पेयर को सबसे ज्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। ए में देखिए पहला डायग्राम, पहला डायग्राम में नाइट्रोजन का लोन पेयर 3 CF3 ग्रुप जो कि स्ट्रॉन्ग माइनस आइसो करता है साथ जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन का लोन पेयर इंडक्टिव इफेक्ट से एसिड पूछ रहा है 78 में, मेरे पास तो बेस पूछ रहा है डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड। यही क्वेश्चन है ना। तो हाँ, तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी, तो पहला में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर दिया गया है ये CF3 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 तीनों वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करते हैं, है ना। इतना सारा फ्लोरीन है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम तो होगा लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। दूसरे में आप देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं जाएगा क्योंकि उसी नाइट्रोजन एटम के पास पाई बॉन्ड भी मौजूद है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर बचा रहेगा, बेस स्टोरेज सेक्शन। तीसरे में आ जाइए, ये तो ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड में नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर हाइड्रोजन से कहीं जुड़ भी जाता है तो sp3 का sp3 रह जाएगा। ये रिएक्शन जाना चाहेगा बहुत अच्छे टेंडेंसी के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ sp3 है, s कैरेक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इसलिए लोन पेयर दूसरों को देने की टेंडेंसी इसके पास ज्यादा है। फोर्थ एरोमेटिक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया है इन दी एरोमेटाइजेशन ऑफ द पायरो। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, 4। सबसे कम बेसिक कौन होगा, 4। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, 3rd। सबसे ज्यादा बेसिक आपको 3rd होगा। ब्रेट रूल तो तब में काम लगता है जब sp2 में जाता है। अगर ये नाइट्रोजन के पास H+ जोड़ दीजिए तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो sp3 ही ना रह जाएगा, तो ब्रेट रूल का तो कोई सवाल ही नहीं है आज तक। प्रियांशु, प्रियांशु, तो सबसे ज्यादा बेसिक आपको 3rd होगा, 3rd के बाद 2nd होगा। अब बचा 1st एंड 4th। 1st एंड 4th में देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर तो है
कम से कम माइनस आई इफेक्ट से ही जाएगा। 4 में तो कंप्लीटली एरोमेटाइजेशन चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा सुधार कर लीजिए इसमें। फर्स्ट इज मोर बेसिक देन 4, सुधार कर लीजिए। फर्स्ट इज मोर बेसिक देन 4, क्योंकि 4 में तो कंप्लीटली लोन पेयर किया जाएगा। हाँ, थर्ड इज मोस्ट बेसिक, थर्ड इज मोस्ट बेसिक मैं बता चुका हूं। थर्ड, फिर सेकेंड, तब फिर 1 आएगा, तब फिर 4 आएगा। 4 इज लिस्ट बेसिक। सुधार कर लीजिएगा आंसर में। 78 के बाद 80, 80 तो बन गया होगा। Each of the following compounds can react with base to form salt. इनमें से कौन ऐसा है जो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना सकता है? तो सॉल्ट कौन बनाएगा? जिसके पास मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा। और मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास होगा? ऑलरेडी बोर्ड पर बना हुआ है, मासिव। मासिव 80 के बाद 80 के बाद 80 के बाद 80 के बाद 89, 88 भी पूछा गया। चलिए 88 देखते हैं। Which of the following is the strongest base? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसमें कौन होगा? सेवेंटी एट में अरे दूसरा से अच्छा तीसरा होगा नीलू। दूसरा में नाइट्रोजन आपका sp2 है, तीसरा में sp3 है। sp2 में इस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को नहीं देना चाहेगा। हाँ, 88 का डी में SIR इफेक्ट होगा और उसका लोन पेयर कंप्लीटली अवेलेबल होगा ऑन द नाइट्रोजन। ए में ऐसा नहीं है, बी में ऐसा नहीं है, सी में ऐसा नहीं है। डी को सबसे बड़ा SIR मिलेगा, डी कंप्लीटली घूम जाएगा, ठीक है। 89, 89 में देखिए, arrange the following compounds in decreasing order of basicity. मोस्ट बेसिक कौन होगा? इथाइल अगर लगा रहे, इथाइल अगर लगा रहे, इथाइल में क्या होता है? इथाइल अगर आपको लगा रहे तो 2310 होता है। 2310 का मतलब पहले आपको 2 डिग्री हो, बता रहे हैं। देखो 88 में बी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी भी बेंजीन रिंग से कंजुगेशन में, और इसलिए नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग से कंजुगेशन में होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल कम होगा। शाकिब, शाकिब जो कि डी में नहीं। तो आप देख सकते हैं P is more basic than Q and even more basic than R। और S में देखिए सॉल्वेशन का बहुत खराब इफेक्ट है, तो सबसे अच्छा बेस P, तब फिर Q,
तब फिर आर, तब फिर एस। क्या दिया है ये लोग देखिए तो 89, ई क्यू आर एस इसका आंसर होगा। ठीक है, 89 के बाद 89 के बाद आर एंड एस में, आर के बाद एस में जब जाते हैं तो बड़ा बड़ा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसकी वजह से सॉल्वेशन घट जाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ में सॉल्वेशन का क्राउडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। 89 के बाद 92, 92 में भी सबसे अच्छा बेस कौन हो जाएगा? ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया। सबसे अच्छा बेस एस होगा, फिर आर होगा, तब फिर पी होगा, तब फिर क्यू होगा। ऐसा ही है, वही क्वेश्चन है 88 वाला। 92 के बाद के बाद 92 के बाद आज रुकते हैं यहाँ पर, अगला क्लास आप लोग को शुरू हो जाता है। आगे और बनाइए, ठीक है। संडे को आपका क्विज है, ठीक है। 92 में आर एंड एस, अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो 88 में था। आर में नाइट्रोजन क्लोरीन पेयर बेंजीन रिंग से डिलॉक्टाइज्ड है, जबकि एस में नहीं, ठीक है। इसलिए कुमुद एस ज्यादा बेसिक। अगले दिन 109 से और डिस्कस करेंगे। संडे को आपका क्विज है, आप उसका तैयारी करिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।